रामलाल जी अपने समय के एक जाने माने और सफल वकील थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम करके एक बड़ा नाम कमाया था। उनका परिवार भी खुशहाल था। एक भव्य घर जिसमें उनकी पत्नी, 2 बेटे, उनकी बहुएं और 4 प्यारे पोते पोतियां रहते थे। रामलाल जी सुबह 6 बजे उठ जाते थे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा पाठ करते और फिर बगीचे में टहलने चले जाते थे। उन्हें अपने घर के पीछे लगे आम के पेड़ से खास लगाव था, जिसकी मीठी सुगंध उन्हें ताजगी देती थी। उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी बहुत ही मिलनसार और स्नेही स्वभाव की थी। वह पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रखती थी। रामलाल जी के बड़े बेटे सुरेश एक बैंकर थे और छोटे बेटे महेश एक इंजीनियर। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में सफल थे। बहुएं भी सुशील और घर को संभालने वाली थी। खासकर बड़ी बहू रीना कमला देवी की बहुत मदद करती थी। रामलाल जी ने अपने बेटों को हमेशा आत्मनिर्भर बनने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की शिक्षा दी थी। उनकी परवरिश का ही नतीजा था कि उनके बेटे हमेशा उनका सम्मान करते थे और उनकी हर बात मानते थे। रामलाल जी की उम्र अब 75 साल हो चुकी थी। उन्हें अक्सर घुटनों में दर्द की शिकायत रहती थी, जिसके कारण उन्हें अब अदालत जाना मुश्किल लगता था। उन्होंने अपने काम से अवकाश ले लिया था और घर पर ही रहकर अपने बेटों को कानूनी मामलों में सलाह देते थे। उनके बेटे भी उन्हें हर छोटे बड़े फैसले में शामिल करते थे। रामलाल जी को इस बात का संतोष था कि उनकी मेहनत से बना साम्राज्य अब उनके बेटों के हाथों में सुरक्षित था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रामलाल जी को अपनी छोटी बहू प्रिया के व्यवहार में बदलाव महसूस हो रहा था। प्रिया अक्सर उनसे चिढ़ी रहती थी, खासकर जब वह अपनी सुबह की चाय और अखबार के लिए आवाज़ लगाते थे। वह कभी कभी रसोई में धीमी आवाज़ में बुदबुदाती भी थी। जब से पिताजी ने काम छोड़ दिया है, घर में ही बैठे रहते हैं, कोई काम धाम नहीं, बस हुक्म चलाते रहते हैं। कमला देवी ये बातें सुनती थी, लेकिन अपने पति से कुछ नहीं कहती थी। वह सोचती थी कि शायद प्रिया घर के कामों से थक जाती होगी, इसलिए ऐसा बोलती है। एक दिन रामलाल जी ने प्रिया से कहा, बहू, मेरे लिए थोड़ा गुनगुना पानी दे दो, घुटनों में दर्द हो रहा है। प्रिया ने गुस्से में गिलास पटका और पानी लाकर दे दिया। रामलाल जी ने कभी प्रिया को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, धीरे धीरे यह रोज़ की बात हो गई। प्रिया उनके छोटे छोटे कामों पर भी झुंझलाने लगी। कमला देवी को अपनी बहू का यह बदला व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह परिवार में शांति बनाए रखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति से कभी प्रिया की शिकायत नहीं की। वह खुद ही रामलाल जी के कामों में मदद करती थी और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। एक दिन कमला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज़ बुखार और खांसी भी थी। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। रामलाल जी और उनके दोनों बेटे उन्हें अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान ही कमला देवी ने अंतिम सांस ली। रामलाल जी के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। उनकी जीवन संगिनी, जो हमेशा उनके साथ खड़ी रही, उन्हें छोड़कर चली गई थी। वह पूरी तरह से टूट गए।
कई दिनों तक उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उनके बेटे उन्हें संभालने की पूरी कोशिश करते, लेकिन रामलाल जी का दुख कम नहीं हो रहा था। उन्हें हर जगह कमला देवी ही नजर आती थी। उनका अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सुरेश और महेश अपनी कंपनी के कामों में व्यस्त हो गए और बहुएं भी अपनी अपनी किटी पार्टी और समाज के कामों में। रामलाल जी का अकेलापन और बढ़ गया। एक सुबह रामलाल जी अपने पुराने दोस्त श्यामलाल जी से मिलने गए। श्यामलाल जी ने रामलाल जी की हालत देखकर कहा, रामलाल दोस्त, ऐसे अकेले बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तुम्हें खुद को संभालना होगा। बाहर निकलो, कुछ काम करो, तुम्हारा मन बहलेगा। श्यामलाल जी की बातों ने रामलाल जी को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौटेंगे। अगले दिन रामलाल जी सुबह उठकर अपने बगीचे में टहलने गए। उन्होंने देखा कि प्रिया सुबह सुबह अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी और नाश्ता अभी तक तैयार नहीं था। रामलाल जी ने कहा, बहू भूख लग रही है, नाश्ता बना दो। प्रिया ने गुस्से में कहा, अभी इतनी सुबह किसको भूख लगती है, जब बनेगा तब खा लेना। यह सुनकर रामलाल जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी बहू का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे रामलाल जी को एहसास होने लगा कि कमला देवी के जाने के बाद उनका घर में कोई मोल नहीं रहा था। उन्हें अब रोजाना प्रिया की तीखी बातें सुनने को मिलती थी। जब उनके पोते पोतियां स्कूल जाते तो उन्हें समय पर नाश्ता मिल जाता था, लेकिन छुट्टियों में प्रिया आराम से 9 बजे तक सोती थी और रामलाल जी भूखे बैठे रहते थे। एक दिन रामलाल जी ने सुरेश से कहा, बेटा मुझे सुबह नाश्ता समय पर चाहिए और मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत है। मेरा एटीएम कार्ड तो तुम्हारे पास ही है। सुरेश अपने पिता पर चिल्ला पड़ा, आप सारा दिन घर में क्या करते रहते हैं? जब खाने को बनेगा तब खा लेना, और आपको 10,000 रुपये का क्या करना है? अभी पिछले महीने ही तो दिए थे, आपका कोई खर्च तो है नहीं। रामलाल जी यह सुनकर अंदर से हिल गए। यह वही घर था जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था। यह वही बेटा था जिसे उन्होंने हर सुख सुविधा दी थी। आज उनका ही बेटा उन पर चिल्ला रहा था। रामलाल जी को लगा कि उनके बेटे बहू का व्यवहार बदल गया है। उन्होंने कुछ दिनों के लिए शांत रहना ही उचित समझा। एक दिन रामलाल जी ने देखा कि उनके कमरे का सारा सामान गैरेज में पड़ा हुआ था। उन्होंने सुरेश से पूछा, बेटा मेरा सामान गैराज में क्यों रख दिया? सुरेश ने बेपरवाह होकर कहा, हाँ पिताजी, आपका सामान गैराज में रख दिया है। रुचि यानी प्रिया की बहन यहाँ पढ़ाई करने आ रही है तो यह कमरा उसके लिए खाली कर दिया है, और वैसे भी गैराज में एक कार की जगह खाली रहती है, आप वहीं रह सकते हैं। जब खाना चाहिए हो तो घंटी बजा देना, वहीं पहुंचा दिया जाएगा। रामलाल जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह उनका अपना घर था जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से बनवाया था। आज उन्हें अपने ही घर के गैराज में रहना पड़ रहा है। उन्हें लगा कि उनके बेटे बहू ने उन्हें पूरी तरह से बेगाना कर दिया था। उस रात रामलाल जी सो नहीं पाए। उन्होंने पूरी रात बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचा। अगले दिन सुबह रामलाल जी ने अपने बेटे बहू को बुलाया और कहा, बेटा तुम लोग काफ़ी समय से कहीं घूमने नहीं गए हो,
क्यों ना तुम सब बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाओ, इससे तुम्हारा भी मन फ्रेश हो जाएगा। सुरेश और प्रिया को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने तुरंत गोवा की टिकटें बुक की और 10 दिनों के लिए घूमने चले गए। 10 दिन बाद जब वे वापस आए तो देखा कि उनका घर बदल गया था। गैराज में कोई और गाड़ी खड़ी थी और घर के बाहर एक नया सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और कहा, यह घर अब आपका नहीं है, यह बिक चुका है। सुरेश ने अपने पिता को फ़ोन लगाया और कहा, पिताजी आप घर के अंदर हैं? यह नया सिक्योरिटी गार्ड हमें अंदर नहीं आने दे रहा है। तभी एक गाड़ी घर के बाहर रुकी और उसमें से रामलाल जी उतरते हैं। रामलाल जी ने सुरेश के हाथों में एक चाबी पकड़ाते हुए कहा, बेटा सिक्योरिटी गार्ड सही कह रहा है, यह घर अब हमारा नहीं है। मैंने इस घर को बेच दिया है और इसके बदले में 2 फ्लैट खरीदे हैं। यह अपने लिए, एक तुम्हारे लिए, दोनों 2-2 कमरे के फ्लैट हैं। मेरा फ्लैट पहली मंजिल पर है और तुम्हारा दूसरी मंजिल पर। सुरेश और प्रिया हैरान रह गए। सुरेश ने गुस्से में कहा, पिताजी आपने हमारा घर कैसे बेच दिया? इतना बड़ा घर बेचकर आप फ्लैट में रहने जा रहे हैं? आपने हमसे पूछा भी नहीं। रामलाल जी ने शांत स्वर में कहा, पूछने की क्या ज़रूरत थी बेटा? यह घर तुमने नहीं खरीदा था, मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। मैं इस घर का मालिक था और मैंने इसे बेच दिया। इसमें गलत क्या है? सुरेश ने कहा, पिताजी मैं इतने सालों से इस घर में रह रहा हूँ, मुझे इससे बहुत लगाव है। रामलाल जी ने कहा, लगाव? क्या किया तुमने इस लगाव के लिए? तुमने तो मुझे मेरे ही कमरे से निकालकर गैराज में फेंक दिया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुमने यह भी नहीं सोचा कि मैं उस छोटी सी जगह में कैसे रहूँगा? एक तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहती थी और दूसरी तरफ मेरी चारपाई। मैंने तुम्हारी परवाह की, इसलिए मैंने यह घर बेचकर 2 फ्लैट खरीदे। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम जहाँ चाहो रह सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और हाँ, तुम्हारे फ्लैट में तुम अपनी बहन रुचि को भी रख सकते हो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे साथ रहने से तुम्हारी पत्नी को परेशानी होती है। रामलाल जी की बातें सुनकर सुरेश और प्रिया के होश उड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे रामलाल जी के खरीदे हुए फ्लैट में रहने चले गए। अगले दिन जब सुरेश अपनी कंपनी जाने के लिए तैयार हुआ तो देखा कि रामलाल जी पहले से ही तैयार खड़े थे। सुरेश ने पूछा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? रामलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी कंपनी जा रहा हूँ बेटा। जिस कंपनी को मैंने खड़ा किया था उसे मैं फिर से संभालूंगा। मैंने तुम पर छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं खुद काम करूंगा जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। और हाँ, जब मैं वापस आऊं तो मेरा ATM कार्ड निकाल कर रखना, उसे मैं अब खुद चलाऊंगा। तुम्हें चलाने की ज़रूरत नहीं है। जिस सोसाइटी में मैंने फ्लैट लिया है वहाँ पास में ही ATM है, मैं खुद पैसे निकाल लूँगा। रामलाल जी की बातें सुनकर सुरेश हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने शर्मिंदा होकर अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, मैं भूल गया था कि यह सब आपका ही किया धरा है। फिर भी मैंने आप पर कब्जा जमाकर आपको आपके ही कमरे से निकाल कर गैराज में रख दिया। यह आपका बड़प्पन है कि आपने हमारे लिए भी एक फ्लैट खरीद लिया है।
बेटे की बातें सुनकर रामलाल जी मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठे और कंपनी की ओर निकल गए। उन्हें संतोष था कि उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया था और अब वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएंगे। रामलाल जी जब कंपनी पहुंचे तो कर्मचारियों ने उन्हें देखकर हैरानी से आंखें फाड़ ली। सालों बाद रामलाल जी पूरी तरह से तैयार होकर कंपनी आए थे। उनके चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास और आंखों में वही चमक थी। उन्होंने अपने केबिन में कदम रखा जहां सालों से उनके बेटे सुरेश बैठते थे। सुरेश ने अपने पिता को देखा और थोड़ा झिझका। रामलाल जी ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तो सुरेश बताओ, कंपनी में क्या चल रहा है? पिछली तिमाही के आंकड़े क्या कहते हैं? सुरेश ने कभी सोचा नहीं था कि उसके पिता इतनी जल्दी वापस आएंगे और इतने आत्मविश्वास के साथ। उसने झिझकते हुए फाइलों का ढेर पिताजी के सामने रख दिया। रामलाल जी ने एक एक फाइल को गौर से देखा, प्रश्न पूछे और कुछ सुझाव भी दिए। सुरेश को महसूस हुआ कि पिताजी अभी भी बिजनेस के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। दिन भर के बैठक के बाद रामलाल जी ने सुरेश से कहा, देखो बेटा, मैंने तुम्हें यह कंपनी दी ताकि तुम इसे और आगे ले जा सको, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे अनुभवों का इस्तेमाल ना करो। अब से मैं रोज कंपनी आऊँगा, भले ही कुछ घंटों के लिए ही क्यों ना हो, और हाँ, मेरा एटीएम कार्ड तैयार रखना। सुरेश ने सिर झुकाकर हाँ कहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने देखा कि कैसे उसके पिताजी ने खुद को संभाला था और एक बार फिर अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। इधर प्रिया अपने नए 2 कमरों के फ्लैट में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वह उस बड़े बंगले की शान शौकत, किटी पार्टियों और अपने दोस्तों के साथ घूमने की आज़ादी को याद कर रही थी। सुरेश भी चिड़चिड़ा रहने लगा था। अब उसे पिताजी की सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे पिताजी ने इस कंपनी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। उसे अपने अहंकार और पिता के प्रति किए गए दुर्व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। एक शाम प्रिया सुरेश से कहने लगी, देखो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने पिताजी को कभी समझा ही नहीं। हम इतनी बड़ी कोठी में रहते थे। पिताजी ने हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, फिर भी मैंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। अब इस छोटे से फ्लैट में रहते हुए मुझे उनकी अहमियत समझ आ रही थी। सुरेश ने भी हामी भरते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो प्रिया, हमने उन्हें हल्के में लिया। पिताजी का बड़ा दिल है कि उन्होंने हमें रहने के लिए यह फ्लैट दिया है। अगले दिन सुरेश और प्रिया अपने बच्चों को लेकर रामलाल जी के फ्लैट पर गए। रामलाल जी को देखकर सुरेश भावुक हो गया। उसने पिताजी के पैर छूकर माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्रिया भी रोते हुए रामलाल जी के पैरों में गिर पड़ी और बोली, पिताजी मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है, मुझे क्षमा कर दीजिए।
रामलाल जी ने अपने बेटे और बहू को उठाते हुए कहा, देखो बच्चों, जिंदगी में गलतियां होती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि तुम उनसे सीखो। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि परिवार सबसे पहले आता है। उन्होंने अपने पोते पोतियों को गले लगाया। धीरे धीरे परिवार में सब कुछ सामान्य होने लगा। रामलाल जी ने कंपनी में अपनी भूमिका फिर से शुरू कर दी थी, लेकिन उन्होंने सुरेश को पूरी आज़ादी दी थी। वह केवल मार्गदर्शन करते थे और ज़रूरत पड़ने पर सलाह देते थे। सुरेश अब पिताजी के अनुभव का सम्मान करता था और उनसे हर बात पर सलाह लेता था। प्रिया भी अब रामलाल जी का पूरा ध्यान रखती थी, उन्हें समय पर नाश्ता देती थी और उनका सम्मान करती थी। उसने अपनी किटी पार्टियों को भी कम कर दिया था और परिवार पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। रामलाल जी ने भले ही अपना बड़ा घर बेच दिया था, लेकिन उन्होंने रिश्तों को फिर से खरीद लिया था। उन्हें अब इस बात का संतोष था कि उनके बेटे बहू ने अपनी गलती मान ली थी और वे अब एक साथ सम्मान और प्यार से रह रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि घर की कीमत ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के रिश्तों और प्यार से होती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।